आज का बच्चे टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट कैसी होती है। फिजिकल स्टेट ऑफ ईथर, ठीक है। तो क्योंकि हम ईथर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि लोअर मेंबर्स मेंबर्स आर गैसेस एंड हायर मेंबर्स आर आर लो बॉइलिंग low boiling liquids with pleasant smell। तो हमने क्या बोला है बच्चे कि लोअर मेंबर्स जो होंगे जिनके अंदर कार्बन एटम्स कम होंगे वो गैसेस होंगी। और हायर मेंबर्स जिनके अंदर हायर मेंबर्स किनको कहेंगे बच्चे, जैसे जैसे हमारे पास कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो वो लो बॉइलिंग लिक्विड्स भी हो जाएंगे। लो बॉइलिंग लिक्विड्स हम किनको कहते हैं बच्चे, जैसे हमने देखा था कि जो हमारे पास लिक्विड्स प्रेजेंट हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो उनको हम लो बॉइलिंग लिक्विड्स कह देते हैं, ठीक है, विद प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, डाई मिथाइल ईथर जो होती है जिसके अंदर डाई मिथाइल ईथर के अंदर ईथर है एंड इथाइल मिथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए बच्चे, ये हो गए लोअर मेंबर्स। तो इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कि हमारे पास CH3 है, O है और CH3 है। इथाइल मिथाइल ईथर के अंदर क्या होगा, C2H5 है, O है और सामने CH3 है। तो हमारे पास ये हो गई इथाइल मिथाइल ईथर और ये हमारे पास हो गई मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। तो ये जो होती हैं ये लोअर मेंबर्स हैं आर गैसेस, ठीक है। और ये भी देखने को मिला है बच्चे कि जो हायर मेंबर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लो बॉइलिंग लिक्विड्स लिखा है विद प्लेजेंट स्मेल, तो जो जैसे जैसे हमारे पास कार्बन की चेन लंबी होती जाएंगी तो हमारे पास कुछ ईथर्स जो है वो सॉलिड फॉर्म भी देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पे सॉलिड फॉर्म के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हायर मेंबर्स आर हायर बट हायर मेंबर्स आर liquids और मे बी सॉलिड्स टू। तो सॉलिड्स होते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, हमने यहाँ पे क्या देखा फिजिकल स्टेट के अंदर कि जैसे जैसे हमारे पास कार्बन का नंबर कम होता जाएगा, कार्बन का नंबर कम होगा तो हमारे पास गैसेस होंगी। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो वो लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे। लिक्विड्स के अंदर भी हम कर रहे हैं कि अगर लिक्विड्स होंगे तो लिक्विड्स भी कौन से होंगे, लो बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इज डाइपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, तो हमें देखने में लगता है बच्चे कि डायपोल मूवमेंट यहाँ पे होगी नहीं, लेकिन अगर हम ईथर का स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, ईथर्स जो होती हैं हैव बेंट स्ट्रक्चर। बेंट स्ट्रक्चर होता है या और एंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लो, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है इनका। तो एंगुलर स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और इसके पास दो लोन पेयर्स होंगे और इसके पास फिर से ऐसे CH3 जुड़ा होगा। तो इस तरीके का कुछ बेंट स्ट्रक्चर होगा लाइक वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी देखो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी और हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे हमें दो क्या है, लोन पेयर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी हमें दो लोन पेयर्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमारा स्ट्रक्चर जो होता है बेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल थ्योरी का दे सकते हो, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें क्या बता रही थी कि जो लोन पेयर और लोन पेयर होते हैं उनके अंदर जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी करें, डायपोल मूवमेंट की। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चे, यहाँ पे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे है बच्चे? बिटवीन बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे मिलता है बच्चे? ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिल रही है, और ये कार्बन एटम्स जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव होता है। और इसी कारण से क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस होता है, जिस कारण से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलैरिटी देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप क्रिएट्स यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट करता है ये किस चीज को? मतलब कि यहाँ पे पोलैरिटी को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलैरिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे लिख दो ग्रुप क्रिएट पोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिख लेते हैं, ईथर हैव लार्जर बॉन्ड एंगल्स, ईथर हैव लार्जर बॉन्ड एंगल्स देन एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी, तो बच्चे होता क्या है कि हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स की बात क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की बात हो रही है। तो डायपोल मूवमेंट के अंदर बॉन्ड डायपोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज है, मान लो कि यहाँ पे चीज है, अगर आप इसको इधर को भी फोर्स कर रहे हो बराबर का और इधर को भी फोर्स बराबर का लगा रहे हो, तो इसकी डायपोल मूवमेंट तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर इसी चीज को आप क्या कर रहे हो कि इधर को फोर्स लगा रहे हो और इधर को फोर्स लगा रहे हो, दोनों साइड को बराबर का, तो हमारे यहाँ पे डायपोल मूवमेंट इज विल नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस के अंदर हमारे पास डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगी। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पे हम कि ईथर हैव लार्जर बॉन्ड एंगल देन अल्कोहल्स। तो अगर आप इसको कंपेयर करके देखते हो बच्चे बॉन्ड एंगल का, तो देखो आप, CH3O, यहाँ भी हमारे पास दो लोन पेयर्स हैं और H है, और यहाँ पे CH3O, ठीक है, एंड CH3 है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे कि इनके अंदर हमें 117 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा, 170, सॉरी 111.7 का, 111.7 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, और एल्कोहल्स के अंदर हमें 108 डिग्री का एंगल अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा। तो अब ये एंगल क्यों बढ़ जाता है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इस एल्काइल ग्रुप से स्टरिक हिंड्रेंस के कारण क्या है कि रिपल्शन होगी, रिपल्शन के कारण ये दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के दूसरी तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली एल्काइल ग्रुप है होता है, तो इसलिए यहाँ पे रिपल्शन कम होगी। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एंगल, बॉन्ड एंगल कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ साथ में थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट को, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डायपोल मूवमेंट के अंदर मोर द बल्कियर ग्रुप, मोर द बल्कियर ग्रुप, बल्कियर ग्रुप, मैंने ये पॉइंट्स के अंदर ही लिखे हैं बच्चे। ठीक है, विद ईथर, ईथर लोअर विल बी द, लोअर विल बी द डायपोल मूवमेंट। तो हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? अगर आप देख रहे हो कि डायपोल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जितना बल्कियर ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ पे इस केस के अंदर देखो हमारे पास डाइमिथाइल ईथर थी, तो इस केस के अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ थे। तो अगर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे हम इथाइल ग्रुप्स ले लेंगे तो डायपोल मूवमेंट कम हो जाएगी। तो डायपोल मूवमेंट को इफेक्ट करने के लिए क्या होता है कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो कि पोलैरिटी क्रिएट करती है, दूसरा कि जो बॉन्ड डाइपोल्स है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है अल्काइल ग्रुप्स क्रिएट पोलैरिटी, एंड बॉन्ड डाइपोल्स आर नॉट प्रॉपरली कैंसल्ड,
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रॉपरली कैंसल्ड। तो ये भी आप लिख देना कि प्रॉपरली कैंसल नहीं हो रहे, कैंसल्ड। अगर कैंसल नहीं होंगे तो डायपोल मूवमेंट तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, ठीक है। तो दूसरे केस के अंदर हमने फिर देखा कि हमने ईथर को अल्कोहल के साथ कंपेयर किया कि दोनों के बॉन्ड एंगल्स क्या थे। फिर हमने देखा कि मोर बल्कियर द ग्रुप इज विल विद ईथर, लोअर विल बी द डायपोल मूवमेंट। तो इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3OCH3 है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है बच्चे, कि जैसे जैसे हमारे पास नॉन पोलर एंड बढ़ता जाएगा तो डायपोल मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो इसके अंदर हमें देखने को मिला 1.3 डिबाई, ठीक है। और अगर हम C2H डाई इथाइल ईथर की बात करेंगे, जिसके अंदर हमें डायपोल मूवमेंट क्या देखने को मिलेगी, इसके अंदर हमें डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगी 1.185 डिबाई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जो आती है, समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, सिंपल है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो क्या है कि ईथर्स हैव लो पोलैरिटी, हैव लो पोलैरिटी एज अ रिजल्ट। मैंने आपको पहले बताया ना बच्चे कि उनके पास जो होते हैं अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो बॉन्ड डाइपोल्स हैं वो उनको प्रॉपरली कैंसिल नहीं कर पाते, इसलिए उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या लिख रहे हैं कि ईथर्स हैव लो पोलैरिटी एज अ रिजल्ट डू नॉट शो, एज अ रिजल्ट डू नॉट शो, डू नॉट शो एसोसिएशन, डू नॉट शो एसोसिएशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे क्या होता है बच्चे, ethers have low polarity as a result do not show association by hydrogen bonding। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है बच्चे, कि हम कह सकते हैं कि ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते। लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। लेकिन हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको लगेगा कि इसको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी चाहिए। हाँ, ये हाइड्रोजन बनाती है जब ये वाटर के साथ होती है, लेकिन ये अपने आप में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी नहीं बनाएगी। दूसरी तरफ आप देखो कि अल्कोहल के स्ट्रक्चर को देखो, मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ, या इसको भी हम फॉर्म ही कर लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल के स्ट्रक्चर को देखो, अगर हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये एक तरफ को मूव करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस केस के अंदर ये जो दूसरे हमारे पास अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर बनेगी, क्योंकि यहां भी देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। और हमारे पास ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये ज्यादातर डेल्टा पॉजिटिव होते भी नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट पे तो कोई नहीं देखने को मिलता, ठीक है। ये चीज याद रखना, यहाँ पे हमें जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल्स थी, तो अल्कोहल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इसलिए अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा था एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। लेकिन इन ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो ईथर्स हैव, सो
ethers have low boiling points, ठीक। तो लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है देन अल्कोहल। तो मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता दिया कि हम अल्कोहल के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमें कम देखने को मिलेगा एज कंपेरेटिव टू अल्कोहल्स। तो ईथर्स जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी डालोगे तो सबसे पहले ईथर निकलेगी, उसके बाद अल्कोहल्स निकलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होती है कि अगर हम किसी कंटेनर में डाल रहे हैं और उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे मतलब कि बॉईल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो ईथर हमारे पास पहले बाहर निकल जाएगी। फिर हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे, ईथर जब निकल जाएगी तो फिर हमारे पास अल्कोहल्स वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप अगर कंपेयर करने की कोशिश करोगे एल्कोहल्स के साथ ईथर्स को, तो एल्कोहल्स के, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बच्चे सिमिलर है एल्कोहल्स की तरह, तो इसीलिए हम इनको एल्कोहल्स के साथ ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों के अंदर देख लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे। मैं दो कंपाउंड्स ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हमने सिंपल डाइमिथाइल ईथर ली थी, यहाँ पे हमने मिथेनॉल ली थी। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ बराबर की कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स लेके देखते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम्स भी बराबर हों, क्योंकि इनके अंदर तो कार्बन एटम्स बराबर नहीं है, क्योंकि एक के अंदर एक कार्बन एटम है यहाँ पे और इसके अंदर दो कार्बन एटम्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि C2H5O और इसको देखें C2H5, ठीक है। तो ये बस डाईइथाइल ईथर होगी जिसके अंदर चार कार्बन एटम्स हैं। और दूसरी तरफ हम क्या लेते हैं, ब्यूटेनॉल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, CH2 CH2 और OH। तो अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने की कोशिश करोगे आप, तो हमें देखने को मिलेगा 307.6 केल्विन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है ईथर का, डाईइथाइल ईथर का। और 390 केल्विन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑफ ब्यूटेनॉल। तो आप देखो कि कितना डिफरेंस हो गया हमारे पास, नियर अबाउट 83 केल्विन का डिफरेंस आ जाता है, 83 केल्विन का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो इंक्रीज कर रही थी बॉइलिंग पॉइंट्स को, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पे हमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज विजिबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही थी। तो ये चीज है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, पॉइंट को, द बॉइलिंग पॉइंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स के इंक्रीज होने पे बच्चे हमने वो तो पहले भी अल्कोहल्स के केस के अंदर भी देखा था कि अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, मोलर मास इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर मोलर मास बढ़ रहा है तो वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएंगी। तो जहां भी मोलर मास इंक्रीज हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो यहाँ भी हम वही लिख रहे हैं, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं एक और पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर, द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिला। फॉर एग्जांपल आप देखो, हमारे पास ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का सबसे कम दिखेगा। फिर हमारे पास डाई इथाइल ईथर हो जाएगी, तो इसका उससे ज्यादा होगा। फिर हमारे पास सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्यूटेन ऑल, ठीक है, ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल जो होगी वो अल्कोहल होगी। तो इस तरीके का हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा पास ब्यूटेनॉल का होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाईइथाइल ईथर का होगा, उसके बाद हमारे पास सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ब्यूटेन का होगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास ट्रेंड, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अप टू 3 कार्बन एटम्स, up to 3 कार्बन एटम्स ether are ether are soluble in water, ether are, ठीक है, ethers are soluble in water as they form hydrogen bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो आपके दिमाग में अब कंफ्यूजन आ रही होगी कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन नहीं रही थी ईथर के अंदर, लेकिन यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर जरूर हो रही है, वाटर जरूर हो रही है, लेकिन वो अपने अंदर, मैं फिर से इसको, इस पॉइंट को आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया था कि कार्बन और, इसमें जिस पेंसिल से मार्क कर रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये तो लोन पेयर प्रेजेंट है इसके ऊपर और ये तो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईथर और ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि अब ईथर के अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो दूसरे किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बच्चे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे देखो आप, तो अब ईथर के हाइड्रोजन यहाँ पे यूज नहीं हो रहे, कौन यूज हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एल्काइल ग्रुप्स कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। मान लो कि ये हमारे पास ईथर थे, ठीक है, तो ईथर के अंदर के लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट थे। डेफिनेटली अगर लोन पेयर प्रेजेंट थे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज्ड है ड्यू टू लोन पेयर्स। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर भी कुछ ऐसे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर बच्चे, मैं एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। तो यहाँ भी वाटर के 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो होगा, ये तो नहीं करेगा कि मुझे हाइड्रोजन के साथ या वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस कारण से ये भी डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां भी क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। तो यही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यही क्या करती है, इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है। इसी सॉल्युबिलिटी का रीजन होता है, मैं लिख देता हूं कि रीजन फॉर solubility of ethers in water। तो अब पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हमारे पास 3 3 कार्बन एटम से बढ़ गए, तो अब देखो बच्चे, हमारे पास जैसे ही 3 कार्बन एटम से बढ़ जाएंगे और अल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारे पास जो नॉन पोलर पार्ट है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा। तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चे क्या होता है कि अप टू 3 कार्बन एटम्स हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स देखने को मिलती है वाटर के अंदर। लेकिन उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ये पॉइंट समझ लग गया बच्चे कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ईथर अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन सॉल्युबिलिटी के अंदर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे, क्योंकि वहां पे उन्हें डेल्टा एच पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया पॉइंट? सर रीजन क्या है, वो अपने आप खुद में क्यों नहीं बनाते वो? बच्चे मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया है, फिर से आप उसके स्टेप को देखो। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो अब अगर मैं इसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी जोड़ लूं,
मैं मान लो कि यहाँ पे ईथर का एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईथर का एक और मॉलिक्यूल ले लिया, तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डाई मिथाइल ईथर की बात कर रहा हूं। तो अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रोजन था, इसको भी तो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए ना। ये अब डेल्टा पॉजिटिव है ही नहीं, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि जिससे जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, उसके साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, इतना इशू है ही नहीं। लेकिन अगर अगर आप इसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखोगे, मैं अब दूसरी तरफ वाटर का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगा। तो यहाँ पे अब वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हो रही है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है। इस केस के अंदर ये डेल्टा पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। तो यस इसलिए सर। ईथर और ईथर आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये डेल्टा एच पॉजिटिव था, तो ये तो लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, यहाँ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। लेकिन ईथर ईथर के साथ नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है, तो बिल्टी के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इन वाटर के अंदर। ठीक है। ओके सर। हाँ, यही पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि बॉय, ये क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चे, इसको आप क्वेश्चन की तरह भी लिख सकते हो कि वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट सॉल्युबिलिटी इन हर्स, मतलब कि वाटर के अंदर। ठीक है, बट डोंट इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तो हमें वहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव देखने को ही नहीं मिल रहा है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हायर हायर ईथर्स आर insoluble in water, insoluble in water। तो insoluble in water होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास कार्बन करेक्टर। मैं यहां पे लिख देता हूं कार्बन करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, विच डिक्रीजेस द solubility of ethers in वाटर। तो वाटर के अंदर हमें सॉल्युबिलिटी अब कम देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी ही नहीं बच्चे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ना स्टूडेंट्स को कई बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास ग्लूकोज होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स के मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप ग्लूकोज की कोई डिब्बी लाते हो मेडिकल स्टोर से, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमारे पास उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने को देखने को मिलती है। मान लो कि मैं यहाँ पे अब थोड़ा टॉपिक से ज्यादा दूर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके का कुछ इसका कंप होता है, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि OH होता है, यहाँ भी OH होता है, यहाँ भी OH होता है, और यहाँ भी OH होता है। तो बाकी सब जगह हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ी होती है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि LD इस तरीके के आइसोमर्स वगैरह होते हैं आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, हमारे पास पोलैरिटी कहाँ कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे O एंड H है, यहाँ भी डेल्टा मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा होता है कि जैसे ही ये वाटर के अंदर हम ग्लूकोज को डालते हैं, तो हमारे पास जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ग्लूकॉन, जो भी ग्लूकोज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा हिलाया तो उसी टाइम सॉल्युबलाइज कर जाना चाहिए। तो यही होता है प्योर ग्लूकोज। अगर वो प्योर नहीं है बच्चे, उन्होंने प्योर नहीं बना रखा है, तो प्योर नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि वो सॉल्युबलाइज करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे रीजन क्या था बच्चे, क्योंकि यहाँ इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं
कि ये बहुत जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्यों बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी को पढ़ रहे हैं, और अगर हम दूसरों से कंपेयर कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। तो कई बार हमारे पास ग्लूकोन सी, जैसे ग्लूकोज लाते हो आप और उसको पानी के अंदर डालते हो, तो आपको उसको वो अच्छे तरीके से सॉल्युबलाइज नहीं होता और नीचे बच जाता है। तो वो इसका मतलब कि आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, मेडिकल स्टोर वालों ने प्योर प्रोडक्ट नहीं दिया। तो यही प्योरिटी होती है बच्चे। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चे। समझ यस में आया सर। बच्चे पॉइंट? हाँ, तो यहाँ पे ये होता है। सॉरी, मेरा नाक बंद है आज बच्चे, पॉइंट असर हो गया ठंड का। उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिखते हैं। ईथर्स आर सॉल्युबल इन, ईथर्स आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज, किसके अंदर सॉल्युबल होंगे ये बच्चे? एल्कोहल्स के अंदर, जिनके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके बच्चे, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, एसीटोन के साथ, फिर हमारे पास बेंजीन के साथ, एटसेट्रा। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज ऑफ डेंसिटी। तो हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो ऑल ईथर्स, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर। तो इसके साथ ही हमारे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। तो हमने यहाँ का कहा कि ऑल ईथर, जितने भी ईथर्स होंगे बच्चे, उनकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेरेटिव टू वाटर, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो बच्चे इसका मतलब आपके पास दो सॉल्यूशंस है। मान लो अगर ईथर पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको ऊपर वाटर के ऊपर तैरती हुई ईथर दिखेगी, ठीक है, पानी के ऊपर ईथर तैरती हुई दिखेगी। तो इसे कई बार होता है बच्चे, कई बार होता है हम कहते हैं कि पानी के अंदर आग कैसे लग जाएगी। तो होता ये है कि जो हमारे पास जो फ्यूल होता है, उसकी डेंसिटी अगर हमारे पास कम है, ठीक है, और पानी के अंदर फ्यूल गिर गया, ठीक है, तालाब के अंदर अगर कोई गाड़ी गिर गई जिसका फ्यूल लीक हो गया और फ्यूल जो है पानी के ऊपर आ गया, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा क्योंकि वो लाइटर देन वाटर है। तो यहाँ भी ईथर को अगर आप कंपेयर करोगे तो ईथर इज लाइटर देन वाटर। तो अगर आप ईथर और पानी को मिक्स करोगे तो ईथर ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ईथर लाइटर होगी। वैसे ऊपर कहाँ आएगी, ये तो सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगी। तो ये था बच्चे हमारे पास कौन सा पॉइंट, ये थे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, फिर हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ईथर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को हम क्या करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को स्टडी करने के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ता है बच्चे, हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है किस चीज को, हमें इनके स्ट्रक्चर्स को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं, वो कहते हैं कि ईथर्स आर क्वाइट स्टेबल, ईथर्स आर क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स। पहला पॉइंट तो हमने क्या कहा कि ईथर्स यहाँ पे क्वाइट स्टेबल होंगी, मतलब कि स्टेबल होंगी, ठीक है। अ, हम यहाँ पे क्या कहेंगे दूसरे पॉइंट के अंदर, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है बच्चे, फंक्शनल ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप्स की बात करेंगे तो ये लीस्ट रिएक्टिव होंगी, ठीक है। हमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में इनके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत स्लो देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें पता चलती है, ठीक है।
These are not easily attacked by alkalis, dilute mineral acids, alkali metals, reducing agent, oxidizing agent under ordinary conditions. तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस हमें ना तो ये क्या करेंगी, हमें ना तो ये रिएक्शन करेंगी किसके साथ, हमने यहाँ पे क्या कहा था, एल्कलीज के साथ, ठीक है। दूसरा, ना ये डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ करेंगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी, ठीक है। ये नहीं करेंगे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है। विल नॉट, मैं यहां पे लिख देता हूं नहीं तो ये लाइन ही गलत हो जाएगी, विल नॉट रिएक्ट रिएक्ट विद alkalis, dilute mineral acids, active metals, एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ भी नहीं ये रिएक्ट कर रही। फिर हमारे पास क्या है बच्चे, दूसरे कौन सी चीजें होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑर्डिनरी कंडीशन के साथ अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। हमने क्या कहा है कि ये स्टेबल होते हैं बच्चे, स्टेबल होने के कारण क्या होता है कि लीस्ट रिएक्टिव ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस तो ये रिएक्ट ही नहीं कर रही, ना तो ये एल्कलीज के साथ कर रही हैं, ना ये डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ कर रही हैं, ना एक्टिव मेटल्स के साथ कर रही हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ नहीं रिएक्ट कर रही हैं। मतलब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे होता है कि हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होंगे वो ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है उसके साथ होंगे, ठीक है, उसके साथ होंगे। तो उन रिएक्शंस को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है, ए लिख देते हैं, ए टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो इनको क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन,